प्रिय विद्यार्थियों, विद्यालय के YouTube चैनल JPIC डिजिटल स्टडी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए जिस विषय बिंदु को लेकर वीडियो क्लास प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ वह है प्रोग्रामिंग भाषा, जिसमें आज हम उच्च स्तरीय भाषा पर विचार करेंगे। क्योंकि जो प्रोग्रामिंग भाषा है उसका वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। पहला निम्न स्तरीय भाषा और दूसरा उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि LLL कहा जाता है। इसके अंतर्गत मशीनी भाषा और अलग से देखा जाए तो असेंबली भाषा का वर्गीकरण मिलता है। उच्च स्तरीय भाषा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ऐसी भाषाओं को पाते हैं जिनका प्रयोग सॉफ्टवेयर के निर्माण हेतु विकसित किया गया। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उच्च स्तरीय भाषा पर चर्चा करेंगे। आप तक वीडियो क्लास प्रस्तुत करेंगे। आप इसका अंत तक देख करके अध्ययन करें और महत्वपूर्ण बिंदुओं को तैयार करें। अपने आधार पर नोट्स को तैयार करें। यद्यपि हम आपको नोट्स प्रोवाइड कराते रहते हैं, कुछ अपनी लेखनी अपने लिए चलाएं जिससे कि आपका लक्ष्य बहुत आसान हो सके। प्रिय विद्यार्थियों, उच्च स्तरीय भाषा का विकास तीसरी पीढ़ी में हुआ। जो उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित किया गया वह जो है 1960 के दशक में विकसित किया गया, जिसे हम प्रोग्रामिंग भाषा विकास के क्षेत्र में तीसरी पीढ़ी के नाम से जानते हैं। इन्हीं उच्च स्तरीय भाषाओं के बाद एक और सरलता का दौर आया प्रोग्रामिंग भाषा के क्षेत्र में, जिसे हम 4GL के नाम से जानते हैं, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। इसके आधार पर बहुत सारी ऐसी प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास हुआ है जिनके प्रयोग से आज आप देख रहे हैं कि दिनों दिन एक नए सॉफ्टवेयर से हमारा परिचय हो रहा है। जितने भी कार्य हैं जिसको हम सोच रहे हैं, जिस चीज़ को सोच रहे हैं उसके लिए सॉफ्टवेयर बन चुका है, क्योंकि 4GL में प्रोग्रामिंग और आसान हो गई। हम प्रथम पीढ़ी से लेकर प्रोग्रामिंग भाषा के विकास में प्रथम पीढ़ी से लेकर जो चौथी पीढ़ी तक आए, वह जो है प्रोग्रामिंग भाषा को इतना सरल बनाने का लक्ष्य लेकर चले थे कि प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग करके ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाए जिसके आधार पर किसी भी कार्य को आसान किया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, कंप्यूटर के लिए दोनों भाषाओं का महत्व है। ऐसा नहीं है कि उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हो गया तो मशीनी भाषाओं का दौर समाप्त हो गया। ऐसा नहीं है। हमने आपको अपने इस वीडियो क्लास में, इसके अलावा वीडियो क्लास में इससे संबंधित जो थे उस पर हमने चर्चा किया है कि जो मशीनी भाषा है उसका उपयोग कंप्यूटर को संरचनात्मक रूप से क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताना चाहें, अगर हम कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, ट्रांसलेटर का प्रयोग करते हैं, डिबगिंग टूल का प्रयोग करते हैं, यूटिलिटी टूल का प्रयोग करते हैं, तो यह सब मशीनी भाषा का उदाहरण है। इनका प्रयोग होता है, जैसे ड्राइवर टूल होता है। ड्राइवर टूल का उपयोग ही यही होता है कि हम किसी भी डिवाइस को लगाएं तो उसको जो है वह एक्टिव मोड में करे, वह जो है संकेत दे कि आपकी डिवाइस रेडी टू यूज, यानी कि अब जो है प्रयोग करने के लिए एकदम तैयार है। यह मशीनी भाषा के आधार पर ही संभव है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो रिसोर्स उत्पन्न कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम तो मशीनी भाषा का सबसे बड़ा उदाहरण है। मशीनी भाषा में जो प्रोग्रामिंग होती है उसमें जो है हम कंप्यूटर की संरचना के आधार पर ही होती है। तो आज हम जो चर्चा करेंगे उच्च स्तरीय भाषा की चर्चा करेंगे। उच्च स्तरीय भाषा में हमने क्या देखा कि इसमें प्रोग्राम को लिखना बहुत सरल हो गया। एक प्रोग्राम को हम कई छोटे छोटे प्रोग्राम में भी विभक्त कर देते हैं, जिसको सब प्रोग्राम अथवा सब रूटीन भी कहा जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार के फंक्शन को मिलाकर प्रोग्राम को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो समझने की बात है, उच्च स्तरीय भाषा का जो विकास हुआ वह जो 1960 के दशक में हुआ। इसमें जो प्रोग्रामिंग कोड का प्रयोग किया गया, प्रोग्रामिंग कोड को हमने जो यूज किया, वह अपनी भाषा के आधार पर, यानी कि उसका एक अभिप्राय निकलता था।
एक अर्थ हम समझ पाते थे कि यह प्रोग्राम का कोड जो है इसी के लिए प्रयुक्त किया गया होगा। तो इस स्तर पर उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना बहुत सरल हो गया था। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर अगर हम वर्गीकरण की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता देना चाहते हैं कि मशीनी भाषा के बाद जो उच्च स्तरीय भाषा का विकास हुआ, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा और उच्च स्तरीय भाषा, इन दोनों के मध्य में एक ऐसी भाषा का विकास हुआ जिसके नाम पर ही मध्य स्तरीय भाषा उसको कहा गया। जैसे सी लैंग्वेज मिड लेवल की लैंग्वेज है, यानी कि यहाँ पर अगर आपको हम बताएं तो सी लेवल का जो रिलेशन है वह मशीनी भाषा से भी है और यानी कि निम्न स्तरीय भाषा से है और उच्च स्तरीय भाषा से भी है। यह दोनों को जो है आपस में जोड़े हुए है, इसलिए इसे मध्य स्तरीय भाषा भी कहते हैं और इसे वन मैन लैंग्वेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसका विकास केवल और केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा किया गया। उनका नाम है डेनिस रिची ने सी भाषा का विकास किया। सी भाषा का प्रयोग मशीनी भाषा के रूप में भी होता है, यानी कि निम्न स्तरीय भाषा के रूप में भी होता है। सी भाषा का प्रयोग उच्च स्तरीय भाषा के रूप में भी होता है, क्योंकि सी भाषा में क्लास के गुणों को जोड़ करके सी प्लस प्लस भाषा का विकास किया गया। इसका श्रेय बीजार्न स्ट्रास्ट्रप को जाता है। तो हम उच्च स्तरीय भाषा में जो प्रोग्राम के लिए कोड को प्रयोग करते थे वह हमारी सामान्य बोलचाल की भाषा पर आधारित थे। जैसे हम अगर आपको कुछ कोड का उदाहरण लेकर बताना चाहें तो हम अगर कह दें कि प्रिंट, यह एक प्रकार का फंक्शन है। इसके लिए जो कमांड लिखा गया, प्रिंट का मतलब ही हुआ कि उसको मुद्रित करना, अर्थात जब कोई चीज़ मुद्रित होगी तो उसको तो हम देख ही पाएंगे, अर्थात आउटपुट। तो इस कमांड का प्रयोग किस लिए किया जाता है? इस कमांड को प्रयोग करने से आउटपुट फंक्शन का निर्माण होता है। इसी को सी प्लस प्लस भाषा में काउट के नाम से जानते हैं। काउट यानी कि सी आउट। तो इस प्रकार से जो कमांड अथवा कोड प्रयुक्त किए जाते थे उनका एक अभिप्राय होता था। हम HTML की बात करें, HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यह एक उच्च स्तरीय भाषा है या तो बिल्कुल कम्युनिकेशन लैंग्वेज पर ही है। हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं उसको HTML टैग के अंतर्गत ही लिखते हैं, यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब हम बॉडी इस टैग को लगाते हैं तो इसका मतलब हम जो कुछ भी लिखेंगे बॉडी पार्ट यानी कि एप्लीकेशन की डॉक्यूमेंट विंडो में ही प्रदर्शित होगा। हम यहाँ पर जैसे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो उसके लिए बी टैग लगा दिए, बोल्ड आई लगा दिए, इटैलिक यू लगा दिए, अंडरलाइन पी लगा दिए, पैराग्राफ। तो इन सब टैग के माध्यम से आपको एक बात स्पष्ट हो गई है कि उच्च स्तरीय भाषा में कोड का जो प्रयोग किया गया वह बहुत ही सरल था। लेकिन यहाँ पर आपको हम अब अगले विषय बिंदु की तरफ ले चल रहे हैं। अब इसमें कुछ कठिनाइयाँ भी थी, सरलताएं तो बहुत थी, जैसे भी हम इसकी चर्चा कर दे रहे हैं उसके बाद कठिनाइयों की चर्चा करेंगे। यद्यपि प्रोग्राम में, कंप्यूटर में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि प्रोग्राम लेवल ही ऐसा होता है कि जब भी कोई कठिनाई आती है तो उसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से दूर कर लिया जाता है। और भाषाओं का समन्वय ही ऐसा है कि कभी कोई समस्या नहीं आ पाती है। हम उच्च स्तरीय भाषा की विशेषता की बात करते हैं, क्योंकि जब किसी भाषा में कोई कठिनाई आती है उन्हीं को दूर करने के लिए एक नई विशेषता को जोड़कर अलग भाषा का विकास किया जाता है। तो जो उच्च स्तरीय भाषा विकसित की गई उसके मूल में जो विशेषता थी, जैसे कोडिंग आसान हो गई, पहली विशेषता। उच्च स्तरीय भाषा में कोड लिखना बहुत सरल हो गया, हम भी समझ सकते हैं, आप भी समझ सकते हैं। आसानी का मतलब हो गया अगर कोई बिगिनर भी है, प्रोग्राम करने वाला कोई फ्रेशर अथवा बिगिनर है, लर्नर है, यानी कि जीरो से शुरुआत कर रहा है, तो भी समझ जाता है कि इस कोड का प्रयोग इसी परिप्रेक्ष्य में किया गया होगा। दूसरी बात, जब हम कोड को समझ लेने लगे तो इसमें उसकी टेस्टिंग करना, त्रुटियों को खोजना और उसको दूर करना आसान हो गया। अगर हम अपना कोड लिखें, जैसे सपोज करें प्रिंट लिखे हैं
और प्रिंट को लिखने में हमने जो है टी बाई मिस्टेक नहीं लिखा, तो अब इसको टेस्टिंग में अपने आप तो समझ में आ ही जाएगा, एरर आएगा तो अब उसकी जो त्रुटि को दूर करने की पद्धति है, हम इसको देखकर ही समझ जाएंगे कि प्रिंट यानी कि जहाँ पर हमें टी लिखना है, तो इतना आसान था। दूसरी जो विशेषता है वह है टेस्टिंग और कोड की त्रुटि को दूर करना आसान था। तीसरी विशेषता जो है, हम इसका प्रयोग जो है विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों के लिए, सॉफ्टवेयर के निर्माण के लिए सरलतापूर्वक कर सकते थे। वर्तमान में उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग जो हो रहा है वह सॉफ्टवेयर निर्माण एवं कंप्यूटर संबंधित कुछ नए प्रयोग अनुप्रयोग पर आधारित इस भाषा के द्वारा प्रोग्राम को लिखा जाता है, उसको मशीन पर रन कराया जाता है। हम यहाँ पर जो आपसे बात कर रहे हैं कि मशीनी भाषा एक ऐसी भाषा होती है जिसका प्रयोग बिना किसी अनुवादक प्रोग्राम के मशीन लेवल पर रन करवाया जा सकता है, लेकिन इसके बाद मशीनी भाषा के बाद जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको मशीनी भाषा में बदलने के लिए अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जो कि इसकी कमी ही माना जाए। असेंबली भाषा के लिए असेंबलर अनुवादक प्रोग्राम, तो उच्च स्तरीय भाषा के लिए दो प्रकार के अनुवादक प्रोग्राम की आवश्यकता होती है, जिसे हम कंपाइलर और इंटरप्रेटर के नाम से जानते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कंपाइलर और इंटरप्रेटर अभी हम चर्चा किए भी थे कि मशीनी भाषा का ही भाग है। इस प्रकार की जो प्रोग्रामिंग की गई है वह मशीनी भाषा का ही पार्ट है। हम उच्च स्तरीय भाषा में किसी भी प्रोग्राम को अगर लिखते हैं तो वह मशीनी भाषा में पहले अनुवादित होता है। उसके लिए कौन कौन से दो ट्रांसलेटर लगाए गए हैं अनुवादक प्रोग्राम? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर भी प्रोग्राम उच्च स्तरीय भाषा में जो लिखा गया उसको मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है और इंटरप्रेटर भी वही कार्य करता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। कंपाइलर की अपनी अलग विशेषता है, इंटरप्रेटर की अपनी अलग विशेषता। जैसे कंपाइलर क्या करता है, संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ परिवर्तित करता है। जब प्रोग्राम मशीनी भाषा में परिवर्तित होता रहता है, अनुवादित होता रहता है, तब यह क्या करता है कि एक .obj नाम की ऑब्जेक्ट विस्तारक नाम की एक फाइल अलग से बनाता है और किसी भी प्रोग्राम को, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो चाहे कितना भी बड़ा हो, संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ एट ए टाइम एक ही साथ मशीनी भाषा में अनुवादित करने के लिए ग्रहण करता है। तो इस दशा में इसको अधिक मेमोरी की आवश्यकता होती है। और जब कंपाइलर मशीनी भाषा में अनुवादन करता रहता है तो यह संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ ग्रहण करता है, तो इसमें कठिनाइयों को खोजना थोड़ा सा कठिन हो जाता है, क्योंकि संपूर्ण प्रोग्राम में कठिनाइयाँ कहाँ कहाँ उत्पन्न हो सकती हैं इसका कोई पूर्वानुमान नहीं होता है। तो इंटरप्रेटर की जो विशेषता है, इंटरप्रेटर थोड़ा सा इससे विशेषतापूर्ण और अधिक तरीके से कार्य करता है। जैसे यह किसी भी प्रोग्राम को मशीनी भाषा में अनुवादित करता है। जो उच्च स्तरीय भाषा में लिखे गए प्रोग्राम होते हैं उसको मशीनी भाषा में अनुवादित करता है, लेकिन कंपाइलर की तरह संपूर्ण प्रोग्राम को एक साथ नहीं लेता है। यह लाइन बाय लाइन एक लाइन को मशीनी भाषा में परिवर्तित कर लेगा, तब दूसरी लाइन को लेगा। लेकिन इसकी जो अलग विशेषता है, कंपाइलर .obj नाम की एक विस्तारक फाइल बनाता है। यह जो है कंपाइलेशन के दौरान इंटरप्रेटर जो है .obj नाम की कोई फाइल नहीं बनाता है। यह जब मशीनी भाषा में प्रोग्राम को अनुवादित करता रहता है तो त्रुटियों को खोजना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि एक ही लाइन की तो बात होती है। यह एक लाइन को अनुवादित कर लेगा तब दूसरी लाइन को अनुवादित करता है, तो उस एक लाइन में जो भी कमियां हैं उसको खोजना बहुत आसान हो जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उच्च स्तरीय भाषा को